हेलो, वेलकम टू पेनक्या पॉइंट। होप ऑल गुड। आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग न्यूज़ इन डेप्थ में देखते हैं। 3-4 टॉपिक है जिसको हम डेप्थ में देखेंगे। अभी जो करेंट में आया है उसको हम डेप्थ में देखेंगे, उसका थीम क्या, ओरिजिन कैसे, उसको डेप्थ में जाके। जैसे देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024। तो नॉर्मल इन्वायरमेंट डे पूछा ही जाता है, तो इस बार देखेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का क्या थीम रहा, क्या कौन होस्ट कंट्री रहा, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। तो देखेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया, तो 5 जून को। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस प्रमोट करना है और कैसे हम अपने पर्यावरण को कंजर्व करें। थीम इस बार रखा है लैंड रीस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। ओरिजिन अगर बात करें तो यूएनजी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में डेजिग्नेट किया गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये कौन सा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, स्टॉकहोम गवर्नमेंट्स ऑन इन ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसका इनक्लूड और ये हर साल सेलिब्रेट करना कब से शुरू हुआ, इनॉग्रल सेलिब्रेशन तो 1973 में। और उस समय थीम क्या था, ओनली वन अर्थ। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्लोबल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है और हम ऐसे एक्शन करें जिससे इंस्पायर हो, लोग भी इंस्पायर हो कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को भी प्रमोट करने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो गोल है उसको भी हम फुलफिल करें। थीम क्या है, थीम सेंटर्ड, थीम किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, स्पेशली एड्रेस किसको कर रहा है, इन्वायरमेंटल इशू को। अभी जो हमारे पर्यावरण को जो खतरा हो रहा है। अगला हम देखेंगे इसका होस्ट नेशन। इसका होस्ट नेशन इस बार हर साल क्या होता है, एक पार्टिकुलर कंट्री या रीजन को एक लीडिंग रोल दिया जाता है कि आप होस्ट कीजिए इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने, रेज करने के लिए। तो इस बार 2024 का होस्ट नेशन है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दीजिए या आप स्टेट लेवल या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, तो वनडे एग्ज़ाम में आपको ये इससे 3-4 क्वेश्चन था, जैसे होस्ट नेशन 2024 का पूछ लेगा और एक सिंपली आपको पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या रहा। ये 3-4 क्वेश्चन आपको ये किसके द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, इससे वन लाइनर क्वेश्चन। और फिर अगर ऐसे आंसर राइटिंग में तो इम्पोर्टेंट है एक प्रेस्टोन कर्व है। ये प्रेस्टोन कर्व क्या है, ये एक ऐसा कर्व है, एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप शो करता है जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम के बीच के को दर्शाता है, क्योंकि लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होना चाहिए और पर कैपिटा इनकम कंट्री का क्या होना चाहिए। इसका ओरिजिन है, इसका आया कहाँ से, तो सैमुअल एच प्रेस्टन, उसी के नाम पर ये प्रेस्टन कर्व रखा। पहली बार वही 1974 में अपने उनका रिसर्च पेपर था द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन मोर्टेलिटी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पेपर में ऐसा वो बोले और उसमें क्या कहे, वो उस पेपर के द्वारा वो स्टडी करके बताया कि प्रेस्टन बोले क्या कि अमीर लोग जो रिसर कंट्रीज़ में रहते हैं उनका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, मतलब अमीर देश में जो लोग रहते हैं उनका लंबा जीवन काल होता है अगर हम ये गरीब देश में रहने वाले लोगों से तुलना करें। तो आखिर इसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों होता है, तो ये प्रॉब्लम देखेंगे कैसे क्या। वेदर कंट्रीज़, जहाँ भी जिस कंट्री का मौसम ऐसा होता है वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होता है, लेकिन एक कैजुअल मैकेनिज्म को ये कॉरिलेशन और कॉजेशन को दिखाता है। हायर इनकम से क्या होता है, आपका हेल्थ केयर बेटर होगा, न्यूट्रिशन आप अच्छा लेंगे और आपका लिविंग कंडीशन भी अच्छा होगा। उससे होगा क्या कि आपका खुद
लाइफ स्पेन लॉन्ग हो जाएगा। ये सब सो दिज ऑल आर नॉट दिस, लेकिन ये बोलता है कि इसका मतलब ये बट दिज इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोल डिटरमेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका इनकम हाई रहेगा तो आप इस सब चीज़ को अवेल कर सकते हैं। रिवर्स कैजुअलिटी हम देखेंगे तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी दर्शाता है, जिससे एक बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप बनेगा और वो कर्व कैप्चर नहीं करेगा। तो इसमें अगर वन लाइन हम देखें तो पूछ लिया जाएगा प्रिस्टीन कर्व क्या है, तो आपको बताना है कि ये एक बताता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर इनकम हमारी कंट्री का क्या होना चाहिए। किसके द्वारा दिया गया है, तो सैमुअल एच प्रेस्टन के द्वारा इसका पेपर था, द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन मोर्टिलिटी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे मतलब 2-3 आपको वन लाइनर पूछ लिया जाएगा कभी एग्जाम में। अगला देखेंगे फसाई जो है अपेडा के साथ कोलैब करके क्या कर रहा है, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो डेवलप कर रहा है। ये क्या है, तो पहले याद रखेंगे यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो किस किस के बीच कोलैबोरेशन करके बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, तो फसाई और एपेडा के। आगे हम देखेंगे क्या इसका कैसे क्या कर रहा है। और ये किसको रिप्लेस करेगा, तो ये रिप्लेस करने जा रहा है, ये नया यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो किसको रिप्लेस करने जा रहा है, तो इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगो, इसको जो पहले से चला आ रहा था इसको रिप्लेस कर। इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसिस्टेंसी इंश्योर करना है और इंडियन रेगुलेशन में इम्प्लीमेंट करना है। एलिगमेंट विद द इन नया लोगो जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और को नॉन ऑर्गेनिक वन से डिफ्रेंशिएट करेगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का को सर्टिफिकेशन देना है, स्पेशली उसमें यही देखेंगे पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये क्वालिटी ऑर्गेनिक को, जैसे कोई भी ये चीज़ ऑर्गेनिक है तो उसका क्वालिटी भी मापेगा, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ये ग्रुप ऑफ फार्मर के द्वारा होगा, बट बाय ग्रुप ऑफ फार्मर एप्लीकेटरी होगा। अगर नेशनल प्रोग्राम ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में देखें तो अपेडा इसको इंश्योर। अपेडा क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा का फुल फॉर्म हो जाएगा अपेडा का हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फुल फॉर्म। ये इसमें कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अगला हम देखेंगे 2-3 और इसके अलावे भी पहले से मिशन चलते आ रहा था। NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक और होता है MOV CDNER मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। स्पेशली ये याद रखना किसके लिए था, ये नॉर्थ ईस्ट। PKVY क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका भी वही लक्ष्य था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ग्रोथ को फोस्टर करना, उसको बूस्ट करना है। तो सिंपल सम न्यूज़ अगर ऑनलाइन पूछ लिया जाएगा कि यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो किसके द्वारा डेवलप किया जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये फसाई और अपेडा के द्वारा कोलैब करके। ये आखिर करता है क्या, तो इसमें यही करना है क्या कि हमारे इन एग्रीकल्चर में कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना और इस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, और इसमें बस डिफ्रेंशिएट होगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को नॉन ऑर्गेनिक से डिफ्रेंशिएट करना, और इसमें क्वालिटी को इंश्योर करना है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर के द्वारा होगा। अगर हम अगला देखेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन। अभी हम लोग का इलेक्शन ख़त्म होके आप लोग को पता ही होगा कि क्या क्या हो रहा है, जो भी हो। चलिए, यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन। अब यूरोप का पार्लियामेंट इलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, तो यहाँ भी होने जाने वाला है 6 to 9 जून को यहाँ इलेक्शन होने वाला है। तो इसमें कितने सिटीजन्स, कितने मेंबर स्टेट इन्वॉल्व होंगे, तो 373 मिलियन सिटीजन इन्वॉल्व होंगे और 27 मेंबर स्टेट्स जो हैं
इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिटीजन जो है इस बार एलिजिबल है वोट देने के लिए। अब कितने क्या देंगे वो पता नहीं। एलिजिबिलिटी का बात करें तो 373 मिलियन सिटीजन एलिजिबल है और 27 मेंबर स्टेट जो है पार्टिसिपेट कर लेंगे। ये यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है EU का, यूरोपियन यूनियन का एकमात्र डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि किसको, सिटीजन्स ऑफ ए मेंबर स्टेट के सिटीजन को। इसका काम क्या है, तो यूरोपियन यूनियन लॉ को नेगोशिएट करना है मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के बीच, यूरोपियन काउंसिल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम देखेंगे इसका एज क्या कैसे, क्योंकि इंडिया में कि आप एबव 18 हुए और आपको जाइए वोट कास्ट कीजिए, लेकिन वहाँ बहुत नियम कानून अलग है। ये क्या करता है, यूरोपियन यूनियन के बजट को अप्रूव करता है और एग्रीमेंट में को वोट करता है और ब्लॉक को भी इनलार्ज करने का काम करता है। पावर क्या है, यूरोपियन यूनियन को अप्रूव करता है, वोट करता है इंटरनेशनल। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट करता है और ये अप्रूव करने का पावर है इसको, किसको, यूरोपियन पार्लियामेंट को। लेकिन इसको लॉ को प्रपोज नहीं कर सकता है, लेकिन नेगोशिएट कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें 720 मेंबर है, 5 साल के लिए, प्रेसिडेंट का 2.5 साल के लिए इलेक्ट होता है यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट। एलिजिबिलिटी देखिए, इसका बहुत ही डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। 21 मेंबर स्टेट्स में है कि आप 18 साल के हुए आप वोट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ है। बेल्जियम जैसे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और माल्टा, ये सब में आपको आप एज 16 से नीचे भी हैं तो आप वोट कर सकते हैं। ग्रीक में है कि आप 17 साल के अगर हो गए इलेक्शन के भी दौरान तो आप वोट कर सकते हैं। हंगरी में है कि मेरिट कैन वोट, शादीशुदा लोग वोट कर सकते हैं एज को छोड़ के। इसमें क्या है, EU वोटिंग अब्रॉड रूल और यूरोपियन यूनियन का वोटिंग बाहर का क्या रूल है, क्या कि ओरिजिन वाले ही वोट कर सकते हैं या अब्रॉड वाले भी। तो सभी मेंबर स्टेट को अब्रॉड वाले में वोट करने का भी परमिशन दिया गया है, एक्सेप्ट आयरलैंड, माल्टा, स्लोवाकिया और चेकिया। बुल्गारिया और इटली जो है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर है। तो ये अगर कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्या है, तो यूरोपियन यूनियन का सिटीजन होना चाहिए, वोट इंडिविजुअल कैंडिडेट से ही चुनना है उसको, पॉलिटिकल पार्टी डेलीगेशन डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में है क्या कि आप जब भी डिफ्रेंसिएशन करने के लिए दिया जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडियन इलेक्शन सिस्टम एंड अब्रॉड, यूरोपियन यूनियन, इंडियन इलेक्शन सिस्टम एंड यूरोपियन इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शंस का और इंडियन पार्लियामेंट इलेक्शन का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको बताना होगा कि फंक्शन इसका क्या है, फिर एज को, फिर वोटिंग क्राइटेरिया, यही सब। आगे क्या देखें, नोटा। नोटा फुल फॉर्म क्या है, नन ऑफ द अबव वोट्स। ये तो नोटा अभी न्यूज़ में क्यों आया, क्या है देखेंगे। तो इंदौर, हमारे इंदौर जो है क्या बन गया, बिकम मोस्ट वोट्स प्लेस, एक ऐसा जगह हो गया जहाँ बहुत ही ज़्यादा नोटा ऑप्शन का वोट दिया गया है, नोटा को क्लिक किया है इंसान। किसी भी अभी तक के कंस्टिट्यूंसी में अभी तक में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नोटा का वोट कहाँ, इंदौर में पड़ा है। देख लेते कितना पोल हुआ है वोट, तो 2,18,674, 2,18,674 वोट पोल के रिकॉर्ड। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन कब हुआ, क्या हो गया। इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसके, EVM मशीन में। EVM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2013 में कि आपको राइट टू सेक्रेसी भी प्रोटेक्ट करना है किसी भी वोटर्स के चॉइस को का, कि उसको
पहली बार 2013 में आया असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट्स, पहली बार आया था। किस किस के राज्य में असेंबली इलेक्शन होता था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और मिजोरम और दिल्ली में। पर्पस इसका क्या है? तो पार्टीज़ को डिस्करेज करना है। जो भी टॉन्ट, मतलब होता है ना कि कोई भी इंसान खड़ा हुआ है और उसका एक कैरेक्टर या उसका इमेज एक टॉन्टेड इमेज है, एक धब्बा वाला इमेज है, या कुछ वो पॉलिटिक्स में है और उस पर केस है या कुछ भी है, तो वैसे इंसान को इंसान नहीं चुनना चाह रहा और फिर भी वो खड़ा हो गया, तो उसको इंसान को है कि राइट टू नोट वोट का हक है। बैकग्राउंड क्या है इसमें? PUCL जो है एक एफर्ट कर रहा है कि राइट टू सेक्रेसी वोटर्स का इंश्योर कर रहा है पंचायत। आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट में आए थे कि इलेक्शन करने में वायलेट हो रहा है, इससे राइट टू सेक्रेसी ऑफ वोट्स का हो रहा है। प्रेसिडेंट जो भी इसके आर्ग्यू कर रहा है, तो उसका कहना क्या कि ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करता है वोट को कि कौन दिया है नहीं, तो उससे भी तो आग लगाया जा सकता है। जजमेंट में अब क्या क्या है? द कोर्ट हेल्ड वोटर आइडेंटिटी, कोर्ट बोला है क्या कि वोटर के आइडेंटिटी को होल्ड करके रखना है, सिक्रेसी को, और ये इसेंशियल फीचर है फ्री और फेयर इलेक्शन का, तो ये तो होना ही चाहिए। अब हम लीगल प्रोविज़न का बात करेंगे। सेक्शन 79D के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कहा क्या कहा गया था? इलेक्टोरल राइट हमारा क्या है? राइट टू वोट और रेफरेंडम, वोटिंग का हक भी, और हम वोटिंग करने से हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं खुद को। ये एक यूनिवर्सल राइट है। राइट टू सेक्रेसी आर्टिकल 21(3) में दिया गया है ह्यूमन राइट्स के द्वारा, और आर्टिकल 25B में दिया गया है कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का कन्वेंट, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन। इसका परिणाम क्या होता है? इसका कोई लीगल कंसिक्वेंस नहीं है अभी तक, और सुप्रीम कोर्ट जो है नोटा के यूज़ को डिसमिस्ड किया है राज्यसभा इलेक्शन में। इसमें रिफॉर्म क्या होना चाहिए? इसमें क्या सुधार? नल एंड वॉइड, फ्रेश इलेक्शन, नया कैंडिडेट का हो, यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट, सब जगह एक समान रूप से इम्प्लीमेंट हो। लोकल बॉडी इलेक्शन जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन भी डिक्लेयर करें नोटा को फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट लोकल इलेक्शन में। अगर नोटा का वोट एक्सीड कर जाता है इलेक्शन, तो इलेक्शन मस्ट होना चाहिए, और क्लीन कैंडिडेट, और कैंडिडेट का प्रोफाइल क्लीन होना चाहिए, ये भी इंश्योर होना चाहिए। महाराष्ट्र, हरियाणा प्रोड्यूसर्स, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। अगला देखेंगे हम लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। RBI जो है NPCI के साथ क्या करने जा रहा है? तो अपने UPI को एक्सपेंड कर रहा है 20 कंट्रीज़ में। कब से? 2028 to 2029 फाइनेंशियल। कहाँ कहाँ कर रहा है एक्सपेंड? तो नेपाल, UAE और फ्रांस में। UPI क्या है? ये एक सिस्टम है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में कंसोलिडेट करते हैं। UPI समझ रहे हैं? अब ये वो लंदफन वगैरह वगैरह था, तो एक UPI में कर दिया कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट, अब इधर उधर का झंझट छोड़ो, अब सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में। ये बहुत सारे सीमलेस फीचर लाता है, कर दिया है बैंकिंग फीचर। NPCI के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया 2016 में। सपोर्ट किसके द्वारा किया गया है? भूटान, नेपाल के द्वारा अभी, और UAE, फ्रांस और मॉरिशस जो अलाउ कर दिया है UPI पेमेंट को। UPI ऐप, ये टॉप्स ऐप, UPI के टॉप ऐप में कौन कौन? फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम और द गवर्नमेंट ऑफरिंग्स, ये सब टॉप ऐप्स में आते हैं। तो हम कितने न्यूज़ देखे? 6 न्यूज़ देखे। पहला क्या था? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उसमें क्या पढ़े? 5 जून को मनाया जाता है। उसका थीम इस बार का है 2024 का लैंड रिस्टोरेशन, डिजिटल और ड्राउट रेजिलियंस। होस्ट कंट्री है सऊदी अरेबिया। इतना प्रेस्टन कर किसके द्वारा दिया गया है? तो सैमुअल H. प्रेस्टन के द्वारा 1975 पेपर में। और ये क्या रिलेशनशिप दर्शाता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए। फसाई जो है किसके साथ कोलैब कर रहा है? यूनिफाइड इंडिया ऑर्गन के लोगो लाने के लिए अपेटा के साथ। यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है 6 से 9 जून में, और 370 मिलियन सिटीजन है, 27 मेंबर स्टेट, और इसका इंडिया से अलग है। एलिजिबिलिटी
नोटा वोट्स, इंदौर को जो है सबसे ज़्यादा नोटा वोट्स अभी तक में, अगर किसी कंस्टिट्यूंसी जो है रिसीव किया है तो उससे बहुत ज़्यादा वोट कितना, तो 2,18,674 ये सब है कि नोटा कब आया था इलेक्शन 2013 में। पर्पस क्या है, कैसे क्या है, तो हम देखेंगे। अगला देखे थे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ यूपीआई को एक्सपेंड करके 20 कंट्रीज़ में कर रहा है, स्पेशली नेपाल, यूएस, फ्रांस में। तो ये था हमारा न्यूज़ इन डेप्थ। तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू।